नमस्कार साथियों, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11 और 12 की पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के अंतर्गत हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात की। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत और लेखन परंपरा पर बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रयोजन से। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन साहित्य की प्रवृत्तियाँ एवं उसकी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है। यह इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन है और उसके आंतरिक और बाह्य संघर्ष की गाथा को सरल व सुबोध भाषा में वर्णित करना है। साहित्य की प्रत्येक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना है तथा जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य की समाज में क्या भूमिका है उसे बताना एवं राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराना साहित्य इतिहास का प्रयोजन है। अब बताया गया है सबसे पहले इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। इतिहास शब्द इति और हास से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा ही था। यदि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक दिग्दर्शन कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा, क्योंकि यह वर्तमान और अतीत के पक्षों को उजागर करता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का मूल उद्गम और उसके क्रमिक विकास को समझाता है। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है और समाज का ध्यान केंद्रित करता है। तो इस अनुच्छेद में हम देखते हैं जो मुख्य प्रश्न जो बन रहा है वो यहाँ पर है, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, किन शब्दों से मिलकर बना है इतिहास। इति और हास और इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है, ऐसा ही था। हालांकि हिंदी साहित्य की दृष्टि से यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो बताया गया है, जानकारी दी गई है, उसे हमें अपने ध्यान में रखना है। इसके अतिरिक्त साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन क्या हो सकता है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। मूल प्रयोजन है साहित्य की प्रवृत्तियाँ, साहित्य की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना, सरल और सुबोध भाषा में पहुंचाना, साथ ही साहित्य की प्रेरक शक्तियों के साथ आंतरिक भाव सामंजस्य बिठाना तथा जीवन को गति प्रदान करने वाले साहित्य में समाज की क्या भूमिका है, इसे बताना साहित्य इतिहास लेखन का मूल प्रयोजन है। साहित्य का इतिहास अपने विकास क्रम का अध्ययन करता है और समाज का ध्यान केंद्रित करता है। साहित्य का कालक्रम, नामकरण, उसमें योगदान देने वाले कवि लेखकों का सहयोग व तत्कालीन परिस्थितियों का अध्ययन करता है, जो समाज के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि उसके द्वारा विकास क्रम के सोपानों और स्तरों को आसानी से समझ सकते हैं। तत्कालीन कवियों की काव्य कला व भाषा शिल्प से परिचय होता है और आगामी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। अतः साहित्य का इतिहास कवि एवं लेखकों की काल संबंधी विवेचना करते हुए उनकी कृतियों का विश्लेषण करता है। तो साहित्य का इतिहास क्या कार्य करता है? कवि और लेखकों के काल संबंधी विवेचना और साथ ही उनकी कृतियों का विश्लेषण करता है। अतः साहित्य के इतिहास का मूल प्रयोजन विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना है। मूल प्रयोजन है विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना। यह इसका इस अनुच्छेद का जो हृदय कह सकते हैं, मूल प्रयोजन है साहित्य लेखन का विगत युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का दिग्दर्शन करना, क्योंकि साहित्य का इतिहास मानव की चित्तवृत्तियों का चित्रण तथा समसामयिक परिवेश का विवरण प्रस्तुत
करता है। जिस प्रकार समाज साहित्य को प्रभावित करता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य भी समाज को प्रभावित करता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो मुख्य जो यहाँ पर है, साहित्य को समाज का दर्शन कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो मूल प्रश्न जो यहाँ पर था, मूल प्रयोजन, उसे हमें ध्यान में रखना है। साथ ही इससे पहले जो बताया गया था, इतिहास शब्द के किन किन शब्दों से बना है, इति और हास से, और क्या अर्थ होता है इसका, यह जो 2-3 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, इसे ध्यान में रखना है। और भी यदि आपकी दृष्टि में कोई प्रश्न बन रहा हो जो महत्वपूर्ण लग रहा हो, तो आप उसे जरूर याद करें। अब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोतों के बारे में, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास का जो लेखन कार्य हुआ है, उसके लिए किन स्रोतों की, किन पुस्तकों की, किन वस्तुओं की आवश्यकता हमें पड़ी, और उनका सहयोग लेकर हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य प्रारंभ किया। इतिहास सदैव साक्ष्य की खोज करता है। वह प्रमाणित साक्ष्य प्राप्त होने पर आगे बढ़ता है, यही उसकी आधार सामग्री है। यह साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखना है। इतिहास के जो स्रोत हैं, उसके जो साक्ष्य हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है अंतः साक्ष्य और दूसरा है बाह्य साक्ष्य। अब अंतः साक्ष्य के अंतर्गत और बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती है, उनको भी हमें ध्यान से देखना है। अंतः साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियों एवं ग्रंथों, कवि एवं लेखकों की फुटकर प्रकाशित एवं अप्रकाशित रचनाएं होती है। और बाह्य साक्ष्य के अंतर्गत ताम्रपत्रावली, शिलालेख, वंशावलियां, जनश्रुतियां, कहावतें, ख्यात एवं वचनिकाएं जैसी सामग्री होती है। तो जो अंतः साक्ष्य है, वह है जो आधारभूत कृतियां हैं, ग्रंथ हैं, कवि और लेखकों की जो फुटकर प्रकाशित हुई रचनाएं हैं, या रचनाएं लिखी गई हैं जो अप्रकाशित भी हैं, उनको अंतः साक्ष्य के रूप में माना गया है। और जबकि बाह्य साक्ष्य के रूप में ताम्रपत्रावली, शिलालेख, वंशावलियां, जनश्रुतियां, कहावतें, ख्यात और वचनिकाओं को शामिल किया गया है। तो जो यहाँ पर मुख्य प्रश्न यही है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला अंतः साक्ष्य और दूसरा है बाह्य साक्ष्य। कौन सी सामग्री आती है वो हमें पता होना चाहिए। हिंदी साहित्य में भी अंतः और बाह्य साक्ष्यों स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ, जिसमें गोकुलनाथ जी है, उनके द्वारा रचित 84 वैष्णवन की वार्ता, यह पुस्तक गोकुलनाथ की है, और 252 वैष्णवन की वार्ताएं गोकुलनाथ जी के द्वारा रचित है। नाभादास कृत भक्तमाल, इससे भी हमें काफ़ी सामग्री मिलती है इतिहास लेखन के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित ध्रुवदास की रचना है भक्त नामावली और संत वाणी। आगे बढ़ते हैं। संत वाणी संग्रह, यह भी ध्रुवदास की ही है। भिखारीदास कृत काव्य निर्णय, भिखारीदास की पुस्तक है काव्य निर्णय। और अन्य कृतियों में है कवि नामावली, मोद तरंगिनी, श्रृंगार संग्रह, और हरिश्चंद्र कृत सुंदरी तिलक, माता दीन मिश्र जी द्वारा लिखित कवित रत्नाकर में कई कवियों की कविताओं का परिचय मिलता है। इस प्रकार अंतः साक्ष्य प्रकाशित रचनाओं एवं अप्रकाशित रचनाओं का संग्रह होता है। बाह्य साक्ष्य के माध्यम से इतिहासकार अपनी पैनी दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों की खोज कर लेता है। कर्नल टोड द्वारा लिखा गया राजस्थान का इतिहास, कर्नल जेम्स टोड ने, इतिहास में उन्होंने चारण कवियों का तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट में अज्ञात कवियों एवं लेखकों का परिचय मिलता है। यानी कि कर्नल टोड ने भी हिंदी साहित्य के बारे में चारण कवियों और जो खोज रिपोर्टें थी
8 रिपोर्टों के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा अज्ञात और ज्ञात कवियों या लेखकों का जो रचनाओं का संग्रह है, उनका जिक्र अपने राजस्थान के इतिहास में किया है। मोतीलाल मेनारिया, यह राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की इन्होंने भी की तथा हिंदुओं के धार्मिक दर्शन के सिद्धांतों को निरूपित करते हुए उस समय के कवि, लेखकों एवं आचार्यों के विचारों की भी समीक्षा की। जन श्रुतियों से तात्पर्य है जनता में प्रचलित बातें, जिसमें सत्य का अंश छिपा रहता है, यानी कि जिसके साक्ष्य हमारे पास में नहीं है, लेकिन वह बातें जो जनता में प्रचलित है और माना जाता है कि वह बातें सच है, तो उसे जनश्रुतियाँ कहा जाता है। तो यह भी बाह्य साक्ष्य का एक प्रकार है। यह कई वर्षों तक लोगों की जीभ पर रहती है, किंतु धीरे धीरे लिपिबद्ध हो जाती है, यानी कि कई वर्षों के बाद में यह लिपिबद्ध होती हैं। उनमें कवि की जीवन संबंधी घटनाओं का योग होता है तथा प्राचीन ऐतिहासिक शिलालेखों के आधार पर उस युग का चित्रण मिलता है। इस प्रकार की आधारभूत सामग्री के मूल स्रोतों के माध्यम से ही इतिहास लेखन होता है, अतः यह लिपिबद्ध होकर एक ऐतिहासिक ग्रंथ बन जाता है। तो कई वर्षों के बाद में जो ये जनश्रुतियाँ हैं वह पुस्तकीय रूप लेती हैं, लिपिबद्ध होती हैं और फिर एक साक्ष्य के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत रहती हैं, जनता के सम्मुख रहती हैं। तो यह कुछ ग्रंथ थे जिनके बारे में हमने चर्चा की कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका बड़ा योगदान रहा। हिंदी साहित्य के इतिहास के जो मुख्य स्रोत है वो है, तो उनमें जो प्रमुख है एक बार पुनः देख लेते हैं इसको शॉर्ट में। हिंदी साहित्य के इतिहास के स्रोत है वो दो प्रकार के हैं, अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। और मुख्य रचनाओं में गोकुलनाथ की 84 वैष्णवन की मात्रा वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ताएं, नाभादास की भक्तमाल, ध्रुवदास की भक्त नामावली और संतवाणी संग्रह, भिखारीदास का काव्य निर्णय और अन्य कृतियों में कवि नामावली, मोद तरंगिनी श्रृंगार संग्रह और हरिश्चंद्र की सुंदरी तिलक, माता दीन मिश्र की कवित रत्नाकर, ये रचनाएं प्रमुख थी। साथ में ही कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान के इतिहास में चारण कवियों और नागरिक प्रचारणी सभा की 8 रिपोर्टों का वर्णन किया है और मोतीलाल मेनारिया ने भी इस संबंध में काफी काम किया है। तो ये हमने पढ़ा इनके स्रोतों के बारे में। आइए अब हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा के बारे में कि आखिर हिंदी साहित्य का इतिहास का जो लिखित रूप है कब से प्रारंभ हुआ और उसका व्यवस्थित रूप किस प्रकार प्रारंभ हुआ और प्रकाशित हुआ और उसकी क्या क्या विशेषता रही है, उनके बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य की लेखन सामग्री प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया, यानी कि जो अभी हमने स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो जो लेखक है उसने बहुत सारी सामग्री को एकत्र किया और उसके पश्चात उसने लेखन कार्य प्रारंभ किया। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन, सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है यह, का श्रेय फ्रेंच भाषा के जो विद्वान थे वो फ्रेंच भाषा के थे कि विद्वान को जाता है। तो पहला जो लेखन है हिंदी साहित्य के इतिहास का वह फ्रेंच भाषा के विद्वान ने किया और उनका नाम था गार्सा द ताशी। तो गार्सा द ताशी ने हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा और वे फ्रेंच भाषा के विद्वान थे और उनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इस नाम से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ लिखा और इसका प्रकाशन वर्ष 1839 और में इनका जो पहला भाग प्रकाशित हुआ था, जबकि इसका जो दूसरा भाग है वह 1847 में प्रकाशित हुआ। तो इसके दो भाग हैं, 1839 में पहला और दूसरा भाग 1847।
पुस्तक का नाम है इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, और हिंदी साहित्य के जो प्रथम इतिहास ग्रंथकार हैं वो फ्रेंच भाषा के थे और उनका नाम है गारसा द तासी। इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रमानुसार लिखा गया है, यानी कि इसमें जो वर्णन दिया गया है कवियों का, लेखकों का, वह वर्णन अंग्रेजी के वर्णों के अनुसार, यानी कि ABCD के अनुसार जिसका नाम पहले आता है उसका पहले जिक्र किया है, और जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है उसका जिक्र बाद में किया गया है। यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। एग्जैक्ट संख्या यहाँ नहीं दी गई है, लगभग 70 कवि है। किसके? हिंदी और उर्दू भाषा के, दोनों भाषाओं के 70 कवियों का संग्रह है। तो 70 कवियों के बारे में जानकारी दी गई है, और उनका जो क्रम है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है, और दोनों ही 70 कवि है वो दोनों ही भाषाओं के, हिंदी और उर्दू के भी हैं। इस पुस्तक के खुद के 2 भाग है, 2 बार वो प्रकाशित हुई है अलग अलग समय में। तासी ने प्रथम प्रयास में कवियों की जीवनी, पहला जो प्रयास किया था उसमें उन्होंने कवियों की जीवनी और उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया है। पहले जो 1839 में प्रकाशित भाग है उसमें कवियों की जीवनी और उनकी रचनाओं की जानकारी दी है। यह नई दिशा की ओर प्रथम कदम था। तो यह पहला प्रयास था उनका हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो पहला कदम माना जाएगा। इसी पंक्ति को उठा के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई दिशा की ओर प्रथम कदम हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा में किसका था? तो गारसा द तासी का था। तो हमें ये जो पुस्तक है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा लिखवाई गई है, तो ऑथेंटिक पुस्तक के रूप में हम इसे देख सकते हैं, और इसमें जो लिखा हुआ है हमें लगभग उसे आत्मसात कर लेना चाहिए। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा है, यानी कि बहुत अच्छा रहा है। यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा में नींव का पत्थर थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, यानी कि इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए दूसरा जो प्रयास किया वो है शिव सिंह सेंगर ने। विद्वान का नाम है शिव सिंह सेंगर, और उनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। और कब प्रकाशित हुआ? 1883 में। दूसरा इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा गया शिव सिंह सेंगर के द्वारा। पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज, और प्रकाशन वर्ष है 1883। इसमें लिखा गया। इसकी क्या विशेषताएं हैं इस पर भी चर्चा करते हैं। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। 1000 कवियों का वर्णन है। इसमें कवियों की जीवनी, जीवन संबंधी घटनाएं, चरित्रों और उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया है। हिंदी इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास, ये दूसरा प्रयास था शिव सिंह सेंगर द्वारा, और जो तीसरा प्रयास है वह किया गया है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा। ये अंग्रेज थे, और इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इनकी पुस्तक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान लिखा है, के नाम से लिखा है। और यह ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यह संस्था है, से 1888 में प्रकाशित हुआ। तो 1888 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, लेखक डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन है, और नाम है हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे ग्रंथ का द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया है, व्यवस्थित करने का प्रयास किया है इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया है, किंतु कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिस्र बंधुओं द्वारा की गई। ग्रियर्सन ने बहुत अच्छा प्रयास किया, वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात है वह यह है
कि कालक्रमबद्ध यानी कि कालक्रम के अनुसार पहले कौन सा कवि हुआ, बाद में कौन सा हुआ, किसका काल पहले था, किसका बाद में, यह जो व्यवस्थित करने का जो तरीका है इतिहास ग्रंथों को, या जो इतिहास हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के कवियों को, उसका जो पहला जो प्रयास किया गया है वह मिस्र बंधुओं द्वारा किया गया। यह ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद नाम से है। मिस्र बंधुओं ने ग्रंथ लिखा और उसका नाम है मिस्र बंधु विनोद, और इसका जो प्रकाशन है 1913 में हुआ है। इसमें काल विभाजन भी किया है, यानी कि इतिहास को, हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है मिस्र बंधुओं ने। इसी समय हिंदी साहित्य जगत के एक देदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ और उनका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास को सुव्यवस्थित काल क्रमानुसार लिखा है। तो आचार्य मिस्र बंधुओं के बाद में प्रयास किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इन्होंने सुव्यवस्थित और कालक्रम के अनुसार लिखना प्रारंभ किया, और इस इतिहास को हिंदी साहित्य का प्रामाणिक प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रामाणिक प्रारंभिक ग्रंथ कौन सा है, तो उस ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हमने सबसे पहले पढ़ा गारसा दत्ताशी के बारे में, बाद में शिव सिंह सरोज के बारे में, जॉर्ज ग्रियर्सन, और मिस्र बंधुओं के बाद में हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ के बारे में जानकारी प्राप्त की। आइए अगले अनुच्छेद की ओर। यह नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, हम अभी जिक्र कर रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ के बारे में, तो उनका जो ग्रंथ है वो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में 1929 जनवरी 1929 में प्रकाशित हुआ था। यानी कि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वह नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा एक हिंदी शब्द सागर लिखा जा रहा था, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी भूमिका रही है, और उस ग्रंथ की भूमिका में इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के अंदर जनवरी 1929 में जो यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ, उसमें हिंदी साहित्य का विकास नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास का संक्षिप्त परिचय उन्होंने दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया और आगामी लेखकों के लिए सीधा और सरल मार्ग तैयार कर दिया। इनका काल क्रमानुसार न्यायोचित एवं युगानुरूप इतिहास है, क्योंकि इन्होंने उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर काल विभाजन किया है। तो इनका जो काल विभाजन का आधार है वह उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर इन्होंने किया। जो ग्रंथ इन्हें मिले हैं, जिनका इन्होंने अध्ययन किया, उनके आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया है। इस इतिहास में शुक्ल जी ने अपना दृष्टिकोण भी स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जनता की चित्तवृत्तियों पर आधारित है। जिस प्रकार जनता की चित्तवृत्ति समय के साथ साथ परिवर्तित हो जाती है, उसी प्रकार साहित्य का जो इतिहास है वह भी परिवर्तित होता जाता है। तो यह जो परिभाषा थी हिंदी साहित्य के इतिहास की, या कहें कि साहित्य के इतिहास की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और बहुत प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। तो इसे भी हमें ध्यान में रखना है।
शुक्ल के पश्चात हिंदी साहित्य के परवर्ती इतिहासकारों ने भी हिंदी जगत में अपना योगदान दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, यह उनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से इतिहास लिखा है, जिसमें ऐसे तथ्यों एवं निष्कर्षों का प्रतिपादन किया है जो लेखन की दृष्टि से नवीन सामग्री एवं नई व्याख्या देती है। तो इन्होंने कुछ नया करने का प्रयास किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक में। अन्य लेखकों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1938 में, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह इत्यादि ने अपने अध्ययन, शोध प्रबंध व समीक्षात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से हिंदी साहित्य के इतिहास में नवीन योगदान दिया। इस प्रकार हिंदी साहित्य के लेखन की जो प्रारंभिक दृष्टिकोण था वह इस पुस्तक में दिया गया है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई है और वर्तमान में भी ऐसे ग्रंथों की रचना हो रही है। लेखन परंपरा वर्तमान में भी आगे बढ़ रही है। जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया था, जानकारी पर्याप्त है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सामग्री का संकलन इस पुस्तक में किया गया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं और यदि कोई सुझाव हो तो भी ज़रूर बताएं। आपने वीडियो बड़े धैर्य से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अंत में एक निवेदन और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।